हेलो एवरीवन, एन के एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपनी चैनल के माध्यम से ही कुछ स्टूडेंट से पेपर मांगा था। उन्होंने क्वेश्चन पेपर का कुछ की मेरे पास फोटोकॉपी आई है, पूरा पीडीएफ नहीं है। अगर किसी के पास पीडीएफ हो तो पूरा पीडीएफ शेयर कर दें। इसमें फिलहाल जो मुझे मिला है सीडीपी के 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हम अभी करेंगे और उसमें 1 या 2 का ही प्लस माइनस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर मैं और से भी कह रही हूँ कि जो हमारे चैनल पे देख रहे हैं, और मैंने इसको सारा जो सीडी पे हिस्सा तुमने भेजा है उसको देखा, तो जो हमने तैयारी अपने चैनल पे कराई थी उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है, आप खुद देखेंगे। तो हम ये 30 क्वेश्चंस का देख लेते हैं सीडीपी। इसमें से बस 1 या 2 का प्लस माइनस होगा। तो देखते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। ये एम सीरीज का है, आपको बता दूं, तो इसलिए अपने क्वेश्चंस आप मिलान कर लेना। तो शिक्षक की क्या भूमिका है वाइगोत्स्की के अनुसार, तो आपको पता है स्कैफोल्डिंग इसका है, तो सही आंसर इसका सेकंड है, आलम्बन के माध्यम से। जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर। और दूसरा है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है यानी कि गलत हमें ढूंढना है। तो राइट आंसर इसका होगा जिसमें कि विभिन्न सांस्कृतिक बच्चे एक समान तरीके से, इस वाला यानी 4th जो क्वेश्चन है ये इसका सही आंसर है। किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और वो इसे अनुभव करते हैं। तो चौथा इसका सही आंसर है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। अब देखते हैं हम तीसरा अपना ऑप्शन। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। यानी नकद पुरस्कार है तो बाह्य है सीधा सा, तो बाहरी रूप से प्रेरित है वो। तो इसका ऑप्शन दूसरा बाहरी रूप से प्रेरित है, इसका सही आंसर है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना, नहीं। सभी शिक्षकों के लिए एक और समान पाठ्यक्रम लागू करना, ये भी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करना, ये भी नहीं हो सकता। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषताओं के रूप में मानना चाहिए। और ऑप्शन 4 है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और समान पाठ्यक्रम। तो इसका ऑप्शन जो तीसरा है ना, वो सही है, यानी भिन्नताओं को मानव विविधताओं की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, ये इसका सही आंसर था। है 5वां जीन पियाजे का आ गया है, का मानना था कि ज्ञान है क्या है, आपको पता है पर्यावरण से रिलेटेड उनका रहता था। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, ये इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है या मानक संदर्भित होता है। तो गतिशील होता है प्रगतिशील कक्षा में। और अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करता है। क्या संग्रहित करता है, ध्यान देना, क्षय करना, भूलना या पुनः प्राप्ति करना। यानी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करता है, ध्यान देना या पुनः प्राप्ति करना। तो इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों सही लग रहे हैं, पहला और 4th, यानी पुनः प्राप्ति और ध्यान देना। और मेरी तरफ से पुनः प्राप्ति मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इनमें से कोई भी हो सकता है, इसलिए मैं इसका एक आंसर देना नहीं चाहूँगी क्योंकि ध्यान देना भी उतना ही लग रहा है और पुनः प्राप्ति भी, पुनर्प्राप्ति भी, क्योंकि वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करना 2 तरीके से हो गए। तो पुनः प्राप्ति में अकॉर्डिंग तो इसका 4th ऑप्शन होगा, पुनः प्राप्ति। बाकी थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो इसका तीसरा आंसर, टू किल ए मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। तीसरा ऑप्शन इज राइट, वो राइट है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन,
जिसमें वही कथन आए हैं, अभी कथन आए हैं, ये भी बहुत कराए थे मैंने आप सभी को। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, सही है। दूसरा, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील है, तो ए इसका आंसर है। ए और राइट दोनों सही है और ए को आर सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि वो भी सही है और व्याख्या भी वो सही करता है, इसलिए वो सही है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलबर्ग का क्वेश्चन है अगला कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो ये हमने देखो आपको कराया था, एज इट इज नारीवाद वाला था, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। देखते ही याद आ गया, फर्स्ट पे रखा हुआ था तो बिल्कुल तुरंत याद आ गया ये क्वेश्चन। अभी हमने सीडीपी की तैयारी में इस क्वेश्चन को कराया था आपको। फिर से अभी कथन आया है जिसमें वास्तविक जीवन की समस्याओं और पूर्व अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं, और दूसरा है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो इसमें दोनों का है, ए और आर दोनों सही हैं, और इसका जो होगा पहला ऑप्शन है और उसकी सही व्याख्या करता है, क्योंकि इसमें विकास संबंधी दोनों चीजें हैं, जीवन से रिलेटेड। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक और वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभवों से सीखने में बच्चे को अधिगम जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 12 है, अपठन वैकल्प डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षकों की ब्लैंक की क्षमता को प्रभावित करता है। ये आप समझ ही गए होंगे। तंत्रिकीय न्यूरोलॉजी ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ना, ये इसका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो लास्ट है इसका, छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने और उन्हें निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। फोर्थ इसका आंसर था। अब अगला है, कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चा का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कोलबर्ग का, पूर्व प्रारंभिक। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो समावेशी का कौन सा उदाहरण नहीं होगा? विविध दृष्टिकोणों का समावेश, ये तो होता है। उचित समावेशन का पालन और विभेदित निर्देश देना, या प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित देना। तो इसका फोर्थ आंसर होगा जिसमें प्रतिस्पर्धा आ रहा है, प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना, क्योंकि इसमें नहीं है, हमें देखना है। इसका थर्ड आंसर भी मुझे लग रहा है, क्योंकि विभेदित निर्देश देना है ना, क्योंकि विभेद कर रहा है और विभेद करना एक समावेशी कक्षा में सही नहीं बैठता। तो चांसेस इसके भी हैं, 1-2 प्लस माइनस हम आपको कह रहे थे, आपको पता ही है सीटेट में उनकी आंसर की फाइनल होती है, वो किसको सही मानते हैं, विभेदीकरण हो सकता है उसका। अगला है, रचना मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते हैं पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि अब इसमें वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्र को शामिल करते हैं, प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो जो इसमें है ए बी ठोस सबूत वाला, क्योंकि सी नहीं है इसमें, तो ए बी और डी इसका सही आंसर है। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, यानी गोल ओरिएंटेशन का? तो इसमें किसी कार्य के करने के लिए कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ये इसका सही आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिकता, इसका दूसरा आंसर सही है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है, जो कि हमारे एक बताया था हमने, जिसमें सबसे लेंथी आंसर हो और सटीक हो, तो ये उस तरीके से दोनों तरीके से राइट बैठता है। अगला है, पाठ्यपुस्तक और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका को नम्रता को प्रोत्साहित करना। तो इसका पहला ऑप्शन है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, क्योंकि हम सवाल उठाएंगे
तभी सही रहता है। तो इसका राइट आंसर है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जिनमें कन्फ्यूज़न लगेगा वो हम आपको बता देंगे। जैसे कि अभी विविधता वाला मैंने बताया था, विविध वाला, उसमें है वो आंसर, उसके सही होने के चांसेस पूरे हैं। अगला है जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्सर x को अज्ञात अंक के लिए मानने क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को ब्लैंक सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसमें मूर्त संक्रियात्मक नहीं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। तीसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 21, जिसमें आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है पढ़ते समय। आलोक वाला क्वेश्चन है। दिखाता है अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख बार बार मूंदना, रगड़ना, आंखों की लाल सूजन, अक्सर पहचानने में भ्रमित। सीधी सी बात है, तो दृष्टि संबंधी समस्या है। इसका ऑप्शन पहला सही है, दृष्टि संबंधी समस्या उसको है। अगला क्वेश्चन अभिकथन आ गया है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया, थोड़ा कटा हुआ है, देखेंगे इसको भी। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, ये एक। दूसरा, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की रखता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और इसमें ए और आर सही व्याख्या करता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है ए सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि आर गलत व्याख्या वो व्याख्या तो छोड़िए, वो था ही गलत। तो उसका ए सही था, आर गलत वो ऑप्शन था। अब 23 में यहाँ पर देखते हैं लेवाइगोसी के अनुसार बच्चे ब्लैंक के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को जो उन्हें समीपानुभुक्त विकास के क्षेत्र में ब्लैंक। तो इसका है जो सही आंसर होगा अधिक जानकार अन्य बस बाहर, क्योंकि दूसरे में आ जाएगा ये वाला और अधिक जानकार आएगा इसमें पहले वाले ब्लैंक में। तो जो सेकंड है अधिक जानकार अन्य बस बाहर, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशान होता है। निम्नलिखित कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तीसरा इसका है स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, ये इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं। अब फिर अभिकथन आया है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो ये है सही, और दूसरा भावनाएं रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ए। दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही था उसका। अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो इसका मूल सिद्धांत तीसरा है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बोल के मैंने बता दिया, छात्र अपने पर्यावरण वाला, वो सही आंसर था। अब अगला क्वेश्चन हमारा 27, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है और उसका ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है और शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। इसमें ये हो गया, और आर भी है, ये तो सही हुआ। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं नापा जा सकता। तो ए इसकी व्याख्या, उसमें अलग बात हो रही है, इसमें अलग बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? तो इसमें एक ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी पहला तो है नहीं, तो बी सी डी ये होगा इसका तीसरा ऑप्शन। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। और आगे है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित, ये वाला अभिकथन है, वह कोई निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। और आर है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, क्योंकि दोनों में विकास संबंधी बातें बताइए, तो ए ऑप्शन सही है उसका, यानी वो व्याख्या भी सही करता है। अगला है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक
छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो इसमें है जो विशेष छात्र से बहुत कम उम्मीद रखना, छात्र में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, और छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, और सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। तो 4 ऑप्शन हमने पढ़ लिए। तो इसमें राइट आंसर होगा तीसरा, इसका राइट आंसर होगा छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सो दैट आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और सीटेट की तैयारी और अन्य एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।